शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर तल पे, परिवार, समाज, देश, दुनिया, जितना विकेंद्रीकरण होता है उतने ही उच्चतर अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि जब कुछ हाथों में, एक के हाथ में शक्ति केंद्रित होती है तो फिर वो शक्ति दिमाग तो खराब करती है। ये तो अनादि अनंत से ऐसा ही होता आया है। लॉर्ड एक्टन ने जब कहा हो कि नहीं कहा हो कि शक्ति भ्रष्ट करती है, तो जितनी शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, चूंकि शक्ति थोड़ी थोड़ी होती तो भ्रष्ट करती भी, तो वो थोड़ी सी शक्ति किसी का कितना नुकसान कर लेगी। लेकिन शक्ति अगर बहुत ज़्यादा हो केंद्रित एक जगह, तो नुकसान बहुत कर देती है। इसी तरीके से किसी भी विषय में कोई निर्णय लेना, जितने ज़्यादा लोगों से सलाह ली जाए, मशवरा लिया जाए, उतनी ही उसमें नई नई संभावनाएं खुलती चली जाती। क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है देखने का चीज़ों को, तो उस निर्णय में एक समृद्धि आती है। वो निर्णय फिर बहुतायत में सुखदायी होता है। ओशो के शरीर में रहते हमने ये दोनों प्रयोग अच्छे से होते देखे। ओशो ने शक्ति को केंद्रित भी नहीं होने दिया और निर्णयों के लिए उनने कई कमेटियां बनाई। हर विभाग का अपनी एक कमेटी, उनके विचार विमर्श, फिर आगे से आगे, ऊपर से ऊपर। तो ये ओशो की बनाई हुई एक आदर्श स्थिति थी जो हमने सालों साल चलते देखी, व्यावहारिक देखी, उसके सुपरिणाम देखे। अब ठीक है, मनुष्य का मन ऐसा ही है, जब एक बार ओशो शरीर से गए तो फिर चीज़ें बदलती चली गई और तेज़ गति से बदलने लगी। और जब चीज़ें तेज़ गति से बदलने लगी तो उसमें सुधार की या रुकावट की कोई संभावना थी ही नहीं थी। क्योंकि जब एक बार शक्ति के मध्य में कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो किसी के पाप की नहीं सुनता है। वो समझता है कि वो तो अतीन्द्रिय दर्शन हो रहा है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। देखिए बहुत सारे ऐसे शक्ति कई तरीके के भ्रम दे देती है। और फिर एक और बहुत बड़ी बीमारी होती है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास चमचे इकट्ठे हो जाते हैं, चमचे दिमक की तरह खाते हैं। एक तो व्यक्ति खुद ही आत्म विमुग्ध, और फिर अरे जी, मैंने ऐसे हालात सचमुच में आंखों के सामने देखे कि अगर ओशो और इन सज्जन के बीच में तुलना हो तो ये सज्जन ओशो से ज़्यादा बुद्धिमान लगते उनके चमचों को। तो ये सब शक्ति के साथ होते हैं। इतिहास भरा पड़ा है इसी तरीके की चीज़ों से। लेकिन अब जो जब चीज़ें बदलती है, बिगड़ती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर चीज़ें अच्छी होती तो बहुत लोगों के लिए हितकारी होती, अच्छी नहीं हुई तो किसी के भी या बहुत कम लोगों के लिए भी हितकारी नहीं हो पाती है। अब जैसे कि बाप दादा होते हैं, अपना दुकान जमाते हैं, धंधा जमाते हैं, व्यापार जमाते हैं, रात दिन एक करते हैं, लोगों से आओ भगत करते हैं, ग्राहकों की पूरी ध्यान रखते हैं, अच्छी सेवा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनके यहाँ आए। और ऐसे ग्राहक जमाते हैं, पेट जमाते हैं, और उसी पेट को पेढ़ी कहते हैं, एक व्यापारी की पेढ़ी। तो एक के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी उस पेढ़ी से अपने विस्तार करते चले जाते हैं, व्यापार बढ़ता चला जाता है, काम बढ़ता। कई नाम हैं। आज हल्दीराम भुजिया वाले का सुनते हैं कि उनके एक बाप दादाओं ने छोटा मोटा काम शुरू किया था, आज विश्व में उनका काम फैला हुआ है। ये संभव है अगर अच्छे लोगों के हाथ में
आगे से आगे चीज़ें जाए। अब होता क्या है कि जब चीज़ें बदल जाती है या बिगड़ जाती है तो उनको फिर से पटने से कई उदाहरण है कि बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े उद्योग नष्ट हो गए। गलत लोग आ गए, गलत निर्णय ले लिए, गलत चीज़ें कर दी, तो जमी जमाई दुकानें, जमे जमाए व्यापार, जमे जमाए उद्योग उजड़ गए। ये भी हमने देखा। तो ये सब चीज़ें होती है। एक बार मेरा अपना मानना है कि अगर कोई चीज़ उजड़ जाए, बिगड़ जाए, तो उसे सुधारना मुश्किल पड़ता है, असंभव होता है। हमारे गांव में एक कहावत सी है, पग फेरा। अगर ग्राहक आने बंद हो जाए या ग्राहकों का पग आपकी तरफ पड़ना बंद हो जाए दुकान की तरफ, तो फिर धीरे धीरे काम बिगड़ता ही चला जाता है। हमने अपनी आंखों से पृथ्वी का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ देखा, पूना को। ऐसा तीर्थ इस पृथ्वी पर इस मानवता ने कभी नहीं देखा। इतने देशों के लोग इस तरीके से एक प्रेम के धागे से बंधे हुए और उसमें जुड़ते ही चले जा रहे थे लोग। वो प्रवाह बड़ा से बड़ा होता जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ भी हुआ, गलत निर्णय हुए, बेहद गलत निर्णय हुए, तो प्रवाह सूखने लगा, सिकुड़ने लगा, सूखने लगा, सिकुड़ने लगा। अब ठीक है, जो भी है, अब थोड़ा बहुत तो, अब अगर कुछ लोग आ जाए और उस पर भी हम अगर झंडे लेके उछकने लगे, हो जी, तो अरे 10 लोगों से उछल रहे हो क्या? जिस जगह 10,000 लोगों को होना चाहिए था, होना ही चाहिए था, वहां 10 को देख के बड़े खुश हो रहे। पर अपने को बुलाने में व्यक्ति माहिर होता है, फिर अपने अहंकार होते हैं, और जी दुनिया भर के लोग टूट पड़े हमारे यहाँ पे। तो सोशल साइट्स का ज़माना है, फोटोएं डाली जाती है। मैं कुछ दिनों से फोटोएं देख रहा हूँ तो मेरा ध्यान जा रहा था। मैंने कहा ये फोटोएं ताज़ा तो नहीं लग रही, क्योंकि जितनी खबर मेरे पास में, मैंने कहा गिने चुने लोग ही वहाँ हैं, 150 लोग दिख रहे हैं। मैंने कहा 150 भी अभी तो वहाँ नहीं है। तो आज हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि बोला अरे मेरा फ़ोटो आया। मैंने कहा कहाँ आया? तो बोले वहाँ। मैंने कहा लेकिन आप तो हाल के सालों में गए ही नहीं वहाँ पे। तो बोला हाँ, मेरा पुराना फ़ोटो जब मैं गया था। तो भीड़ बताने के लिए पुराने फ़ोटो चेपे जा रहे, लेकिन ये बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। और समय रहते जब लोगों ने सही सुझाव दिए थे, सुन लिए होते। हालांकि ये मैं मानता हूँ, ये मानवीय स्वभाव है। अहंकार और शक्ति के मध्य में मस्त या पागल व्यक्ति किसी के बाप की नहीं सुनता है, नहीं सुनी गई। तो होता क्या है कि थोड़ा अजीब ये लगता जरूर है कि ओशो जैसे समुद्र के पास भी हम लोग थोड़ी सी भी इनसाइट लेके आगे नहीं बढ़ पाए जीवन में। इतनी उनने मेहनत की, इतना उन्हें हमें जगाया, शिक्षित किया, दीक्षित किया, और वो टाक के 3 बात। आज अगर सोचो कि अगर चीजें फैल रही होती, विकसित हुई होती, पुष्पित पल्लवित हुई होती, तो सभी को आनंद आता। अब ये
थोड़े से लोगों में इधर उधर की फोटो में डाल के जैसे जैसे फोटोग्राफी से थोड़ी भीड़ बताने से भी होता क्या है, भीड़ तो नहीं है, लोग तो नहीं है। तो उसको सुखाया किसने, उसको बंजर किया किसने? और उसको बंजर करने में हमने इस पृथ्वी को जीवन विहीन करने की सारी जोखिम ले ली। और अगर कल को ये जीवंत ग्रह शमशान में बदलता हो तो वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार होंगे जिनने ओशो के कार्य को सिकोड़ दिया, सुखा दिया। ओशो ने कहा ऐसा, मैंने तो अनेक बार सुना इस बात को, कि मेरे कार्य की जड़ें भारत में जमेगी और उसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलेगी। न तो जड़ें यहाँ जमी, जहाँ जड़ें जमनी चाहिए थी, उर्वरक ज़मीन थी, वहाँ तो, और फिर बाहर तो फिर ये देवदत्त और इस तरीके के टटपुंजे लोग आ गए जिन उनसे तो कोई ना तो संभावना नहीं थी, ना ही कोई ओशो को भी आशा थी कि वो करेंगे। जिनसे आशा थी, जिनसे संभावना थी, जो ज़मीन उर्वरा थी ओशो की उपस्थिति की वजह से, अगर वही सूख गई तो फिर दूसरे किसी से तो कोई आशा की भी नहीं जानी चाहिए। तो जब जड़ें सूख गई तो शाखाएँ भी नहीं फैली। आज पश्चिम में भी कोई बहुत ओशो का काम नहीं फैल रहा है। जो हमने पूरी दुनिया में काम को हवाओं के पंख लगा के फैलते देखा, अब तो नाम भी सुनने को नहीं मिलता। ऐसा ही है खेल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए।